ये बात तो सबको पता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री के सबसे बड़े जीनियस थे। इतने जीनियस कि वो अकेले ही हजारों साइंटिस्ट जितना दिमाग लगा सकते थे। जो चीज हम इंसानों को समझना तो दूर की बात, हम सोच भी नहीं सकते, उसे आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसे पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाई। अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मनी में जन्मे थे। वो फिजिसिस्ट थे और उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ही इज टू एमसी स्क्वायर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान परेशान करके रख दिया और इसी वजह से ही उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इनकी एक्स्ट्रा तरीके से सोचने की और समझने की काबिलियत देखकर लोगों को लगा था कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम इंसानों के मुकाबले काफी अलग था और इस चीज का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाजा था। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, जबकि उन्होंने तो उपदेश दिए थे कि मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन की मौत हुई तो मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसको ये जानने की उत्सुकता थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस आइंस्टाइन के ब्रेन में आखिर क्या है। दोस्तों, आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा ब्रेन के बारे में जानने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों बाद जब हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी का पता चला तो उनको अपनी जॉब से निकाला गया। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट से परमिशन लेने में कामयाब हुए कि वो उनके पिता के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे राज से पर्दा उठा सके और उसको दुनिया के सामने ला सके। इसके बाद शुरू हुई ब्रेन पर उनकी रिसर्च। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। उनका मानना था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन ये थी, डॉक्टर हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल की जॉब से निकाले गए थे और अपने पैथोलॉजिस्ट का लाइसेंस भी। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर हार्वी प्रेसर कर चुके थे, वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने इसकी कई सारी फोटोज ली और फिर उसको 240 छोटे छोटे पीस में काटकर पीस को अलग अलग जार में रिसर्व कर अपने बेसमेंट में छुपा दिया। इसी बात को लेकर डॉक्टर हार्वी की बीवी के साथ उनका झगड़ा होता रहता था, क्योंकि उनकी बीवी उनको हमेशा धमकी देती थी कि वो उस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक देंगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पति पत्नी को डाइवोर्स लेकर अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्वी ब्रेन लेकर कैंसस के शहर विचिता चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की जॉब करने लगे और यहाँ वो अपने खाली टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन पर खूब स्टडी करने की कोशिश करते थे। इसके बाद कई बार वो अलग अलग जॉब छोड़कर अलग अलग शहरों में इस ब्रेन को लेकर घूमते थे। कई साल गुजर गए, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च नहीं कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल करवा दिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको अब एक प्लास्टिक के फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा था। लेकिन अब इस बार उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो इनके ब्रेन को अलग अलग हिस्सों के दुनिया भर के बेस्ट न्यूरो पैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 साल बाद 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिसमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन एक आम इंसानों के ब्रेन से काफी अलग था और सबसे बड़ा डिफरेंट ब्रेन के कॉर्पर कैलोसम नाम के हिस्से में देखा गया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। इंसान कुछ भी काम करता है तो वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे शरीर के उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे शरीर के राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे शरीर के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 19% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और राइटिंग के वक्त काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेड्स को पहचानने, आर्ट्स और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इस सब में कॉर्पर कैलोसम का क्या काम है, तो सोच लो, आप कीबोर्ड पर काम कर रहे हो या फिर मोबाइल फोन पर। इस वक्त आपके दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी है। इसमें कुछ अल्फाबेट हमारा राइट हैंड टाइप कर रहा है तो कुछ लेफ्ट हैंड टाइप कर रहा है। टाइपिंग के
के वक्त आपके लेफ्ट हैंड से एक मिस्टेक हुई तो आप अपना राइट हैंड यूज करके तुरंत मिस्टेक को सुधार लेते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने तुरंत लेफ्ट ब्रेन को सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको ही कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही बड़ा था, यानी उनके राइट और लेफ्ट ब्रेन का आपस में बहुत ही मजबूत कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस कैलोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफी अलग था और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके वजह से इनमें न्यूरॉन का फ्लो काफी ज्यादा बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि इनके मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को बिना किसी पेन और पेपर के अपने ब्रेन की मदद से ही सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन ज्यादा होने की एक और वजह भी पेपर्स में बताई गई। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि एक आम इंसान के ब्रेन का वजन 1400 ग्राम होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनके ब्रेन की लाइनिंग काफी ज्यादा पतली थी, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ जन्मे थे या इनके जन्म होने के बाद इसमें चेंजेस आए। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तब वो 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2-3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब भी वो कम बोलते थे, ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, जबकि अपनी सोच में ही गुम रहते थे। उनके पास चीजों को मेमोराइज करने की क्षमता काफी कम थी, यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ के टेबल भी याद करने में मुश्किल होती थी। वो मैथ और नंबर्स को मैजिकल तरीके से प्रोसेस करते थे। स्कूल में बाकी हर सब्जेक्ट में आइंस्टाइन फेल होते थे, सिर्फ मैथ्स और साइंस वो सब्जेक्ट थे जिसमें आइंस्टाइन के नंबर सबसे ज्यादा आते थे। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक उनके पास भूल गए और हैरान करने वाली बात यह थी कि सिर्फ एक ही दिन में अल्बर्ट आइंस्टाइन वो पूरी बुक पढ़कर अपने ज्योमेट्री के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर बैठे। ना सिर्फ इतना बल्कि सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन गए थे। मैथ्स और साइंस में इनकी इतनी पक्की पकड़ थी कि जब वो क्लासरूम में कोई सवाल पूछने अपना हाथ उठाते थे तो टीचर्स डरने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के सवाल अक्सर टीचर्स के भी ऊपर से गुजर जाते थे। और छोटी सी उम्र में ही इस यूनिवर्स के लॉज को वो एक छोटी सी इन्वेशन में बंद करना चाहते थे और उन्होंने इसे ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला और इसी वजह से उनको पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लो कि आज भी आइंस्टाइन की उस थ्योरीज के बिना साइंस पूरी तरह से अधूरी है। कई सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने यह नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके जन्म के बाद स्पेशल बना, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब उनको अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद अपने ब्रेन की मदद से जवाब ढूंढा करते थे। छोटी उम्र में ही ऐसा करने से उनका ब्रेन उसी तरीके से डेवलप होता गया और आज भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये ब्रेन अमेरिका के द मटर म्यूजियम में मौजूद है, जिसको बहुत सुरक्षा के साथ माइक्रोस्कोपिक फिल्म्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। उम्मीद है एक्रो इन्फो की ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होंगी, तो इसे एक लाइक और एक शेयर करें ताकि हमें ग्रो होने में बूस्ट मिले। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।